हेलो। आवाज आ रही सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमने एडियाबेटिक वाला लास्ट टॉपिक लिया था ना? एडियाबेटिक प्रोसेस कराया था ना लास्ट में? ओके, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, उनके कुछ ग्राफ्स वगैरह देखेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। वैसे वो हम ऑलरेडी एक तरह से गैस स्टेट में देख चुके हैं, बट इसलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो अलग अलग हमने जो प्रोसेस पढ़े हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं वो देखेंगे। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। तो स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, बाकी का वेट कर लेते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पी वर्सेज वी वाला ग्राफ है। ठीक है, कि पी वर्सेज वी ग्राफ जो है वो कैसे। तो पी वर्सेज वी ग्राफ में कौन कौन सा प्रोसेस है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। अच्छा, याद रखना इरिवर्सिबल का ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है, तो हम जो ग्राफ बनाएंगे रिवर्सिबल के बनाएंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो
आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, हम पी वर्सेज वी ग्राफ बना रहे हैं। तो आइसोकोरिक में क्या रहता है बताओ? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, होता है कि नहीं? ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ग्राफ जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा अगर पी वर्सेज वी में हमने आइसोकोरिक प्रोसेस का बनाया, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चेंज हो सकता है। ओके, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, नीचे की साइड भी डायरेक्शन हो सकती है और ऊपर की साइड भी डायरेक्शन। नाउ नीचे की साइड डायरेक्शन जो है ऐसा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेशर कम होगा। नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कम कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, है कि नहीं? तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ये कूलिंग वाला ग्राफ। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब राइट साइड में जो मैंने बनाया है ऐसा एरो, अगर डायरेक्शन हमें बताया ऐसा एरो के साथ ग्राफ है तो वो हीटिंग वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। जैसे मैंने की ग्राफ, ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन। सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जितना मैंने लिखा है था उतना लिख लिया था सबने, ग्राफ बना लिया था उतना, नहीं बनाया था तो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा then। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, पता नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, ये हम कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ग्राफ लिया है वो है पी वर्सेज वी, एंड उसमें कौन सा प्रोसेस लिया हमने, आइसोकोरिक प्रोसेस लिया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो मतलब पी वर्सेज वी ग्राफ जो है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ रहेगा। अब इसमें एरो की डायरेक्शन जो है वो हमें बताती है कि क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है या कूलिंग हो रहा है। ठीक है, ये सर ये हमने लास्ट लेक्चर में एडियाबेटिक खत्म किया था। सो अगर एरो ऐसे डाउनवर्ड है इसका मतलब क्या है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर तभी डिक्रीज हो सकता है जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये कूलिंग वाला ग्राफ। ठीक है, और अगर एरो की डायरेक्शन अपवर्ड होगी इस टाइप से तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ है ये हीटिंग वाला है। ठीक है, तो पी वर्सेज वी में हमारे पास ऐसा ग्राफ आएगा अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो। और हम क्या बताए थे, हम ये बता रहे थे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ नहीं बना सकते हम। ठीक है, सो
एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लिया था देव? एमटी तो कल ही हुआ ना यार, उसके बाद कौन सा एक्स्ट्रा लेक्चर? ठीक है। हाँ, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। ग्राफ ऑफ irreversible process. यस देव, इरिवर्सिबल ये एडियाबेटिक प्रोसेस का नेक्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी ड्रॉन only initial and final state are represented। ठीक है, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम ग्राफ नहीं बना सकते, उसमें जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो बताता। ठीक है, लेकिन ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ओके, जब भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो हम क्या है कि टाइम के साथ क्या कर रहे होते हैं, टाइम के साथ हम रीडिंग नोट कर रहे होते हैं, एंड देन उस रीडिंग के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। लेकिन वो बहुत फास्ट प्रोसेस एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पर तुम कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, कैसे वेरिएशन हो रहा है, वो तो तुम देखने को ही नहीं मिलेगा। ओके, सो पी वर्सेज वी ग्राफ जो है, या किसी भी टाइप का ग्राफ हम नहीं बना सकते फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जितने भी हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये कौन से प्रोसेस है एक्चुअली? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के ग्राफ है। हो गया सबका? ठीक है, तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ नाउ नेक्स्ट लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक में क्या रहता है? आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसे ही ग्राफ आएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो आइसोबारिक में ऐसा ग्राफ होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये हम देख सकते हैं साफ साफ कि इसमें प्रेशर को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अच्छा, यहाँ पर भी मतलब एरो किस डायरेक्शन, वो हमें क्या बताएगा? तो देखो, ये जो है, अब ये एरो में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो अगर ऐसा एरो है पी वर्सेज वी में, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है, एक्सपेंशन का ग्राफ। ये क्या ग्राफ है? एक्सपेंशन का। और अगर हमारे पास एरो का डायरेक्शन उल्टा है तो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये कंप्रेशन वाला ग्राफ।
ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए इस टाइप से ग्राफ होंगे। ओके, नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है यार? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ, याद है क्या? बॉयल्स लॉ ही हो गया एक तरह से। जैसे बॉयल्स लॉ में ग्राफ बनते थे, क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ के टाइम पे हम क्या बोलते थे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट था तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, है ना। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो पीवी इज आल्सो कांस्टेंट, है ना। मतलब पी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही हुआ ना। तो पी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली। तो कैसा ग्राफ आता था यार? तो ग्राफ जो है वो कुछ, ठीक है। इस वाले ग्राफ में हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली। अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली वही कॉन्सेप्ट है कि एरो का डायरेक्शन, मतलब एरो कैसे दिखाया गया है वो हमें उसके हिसाब से कुछ बात करेंगे कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। अब एरो का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंशन वाला हो गया, ठीक है। और अगर एरो का डायरेक्शन उल्टा है तो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये कंप्रेशन वाला। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसे काम। हो गया सबका? ठीक है। नाउ अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसका ग्राफ देख लेते कैसा रहेगा। तो एडियाबैटिक में देखो क्या होता है, अगर याद हो तुम्हें तो पीवी रेज टू गामा जो है वो कांस्टेंट होता था, याद है क्या? पीवी रेज टू गामा में, मतलब पीवी रेज टू गामा कांस्टेंट होता था। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v रेज टू गामा। तो यहाँ पर भी देख लो, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो जैसा ग्राफ हमारे पास एडियाबैटिक का होता था वैसा ही ग्राफ, सॉरी, जैसा ग्राफ हमारे पास आइसोथर्मल का होता था वैसा ही ग्राफ यहाँ पर एडियाबैटिक का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रेज टू गामा है, वहां पर रेज टू 1 था, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो यहाँ पर 1/v है ना। तो v की पावर में क्या था? 1। और यहाँ पर क्या है?
बी पावर में गामा, और ये गामा की वैल्यू जो है ये एक्चुअली 1 से बड़ी है। तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो है बढ़ाने पर प्रेशर पहले से ज्यादा डिक्रीज होगा, मतलब आइसोथर्मल से ज्यादा डिक्रीज होगा। तो ग्राफ का शेप वैसा ही होगा, लेकिन अगर आइसोथर्मल के साथ कंपेयर करेंगे तो आइसोथर्मल ऊपर रहेगा और एडियाबैटिक नीचे रहेगा। ठीक है, तो फिर बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं एडियाबैटिक का ही प्रोसेस हमारे पास कैसा है। तो एडियाबैटिक में देखो ऐसा आएगा, ठीक है, पी वर्सेज वी ग्राफ ऐसे आएगा। अब ऑब्वियसली एरो की डायरेक्शन जो है उसके हिसाब से हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। तो ऑब्वियसली एरो की डायरेक्शन ऐसा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंशन ले लेंगे, और अगर उल्टा डायरेक्शन है तो क्या ले लेंगे, कंप्रेशन। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब जितने भी हमने ग्राफ बनाए ना उनको एक साथ में कंपेयर कर लेता हूँ, मतलब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक सबको एक साथ हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नहीं। ठीक है, तो देखो ऐसा आ रहा था हमारे पास आइसोबारिक, सॉरी या ऐसा था आइसोबारिक, था कि नहीं था, ऐसा था आइसोकोरिक। ठीक है, एंड बीच में हमारे पास जो है ऐसे ग्राफ होंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के। तो याद रखना ये ऊपर वाला जो है ये है आइसोथर्मल का, और ये है एडियाबैटिक। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ग्राफ। इसको हम इससे भी देख सकते हैं, एक प्रोसेस मान लो तुम पीवी रेज टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये प्रोसेस मान लो। ठीक है, तो पीवी रेज टू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अलग अलग प्रोसेस के लिए यहाँ पर एम क्या है। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब ये एम की वैल्यू जीरो ले लो। आइसोबारिक के लिए एम की वैल्यू क्या है, जीरो है। एम को अगर जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो वी रेज टू जीरो क्या हो गया, वन हो गया ना। तो वी रेज टू जीरो वन हो गया, मतलब पी जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एम की वैल्यू हो गई जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर देखोगे तो एम की वैल्यू वन होगी। कैसे, पीवी रेज टू वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कि नहीं, आइसोथर्मल में पीवी कॉन्स्टेंट है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एम की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। व्हाट अबाउट एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में इक्वेशन क्या होती है, पीवी रेज टू गामा ऊपर लिखी है हमने, पीवी रेज टू गामा इक्वल टू, तो कंपेयर करोगे तो एम की वैल्यू क्या हुई, गामा हुई ना। तो एम की वैल्यू इस प्रोसेस के लिए हो गई गामा, और ये जो गामा है हमें पता ग्रेटर देन वन होता है ना। तो एक्चुअल में देखो क्या है, जैसे जैसे हम एम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पीवी रेज टू एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके एक प्रोसेस ले लिया हमने एक तरफ से, ये हर एक के लिए फिट हो। तो जैसे जैसे हम एम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, जितना ज्यादा एम होगा उतना ग्राफ नीचे होगा। और ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो है इसके लिए एम जो है ये इंक्रीज। तो एम बढ़ा रहे हैं ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे याद रखना एम बढ़। ठीक है, तो जितना ज्यादा एम होगा उतना ही ज्यादा ग्राफ नीचे रहेगा। ठीक है, तो आइसोबारिक का एम जीरो रहता है, हम बोल सकते हैं आइसोबारिक जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन उसके बाद आइसोथर्मल उसके नीचे रहेगा अगर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल उसके नीचे है, एडियाबैटिक उससे भी नीचे रहेगा, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस जो है वो तो एकदम। ठीक है, शुभ जोशी ये ब्लू वाला जो है कर्व नहीं है, ब्लू वाले के थ्रू जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा एम होगा ग्राफ उतना ही नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, ब्लू इज नॉट कर्व। ठीक है, उसके थ्रू मैंने बताया कि एम जितना ज्यादा उतना नीचे ग्राफ। तो ये हमारे पास सारे प्रोसेस हमने एक ही ग्राफ में बता दिए कि पी वर्सेज वी ग्राफ जो है उसमें कैसा है। ठीक है, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
अगर आइसोकोरिक है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक है तो ये कर्व आता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से क्या आता है, कर्व आता है। तो आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होगा, एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे होगा। वो यहाँ पे देख सकते हो कि पीवी रेज टू एम इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। और आइसोथर्मल के लिए एम जो है वो 1 है, और एडियाबैटिक के लिए एम वैल्यू हो गई गामा, जो कि गामा ग्रेटर देन 1। तो जितना ज्यादा एम होगा उतना ही ग्राफ नीचे होगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक का जो एम है वो 1 से बड़ा है, और आइसोथर्मल का एम जो है वो 1। तो एडियाबैटिक का एम ज्यादा है तो उसका ग्राफ नीचे जाएगा। हो गया सबका? हो गया? ठीक है, तो ये हमने पी वर्सेज वी ग्राफ देखे। नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं हम पी वर्सेज पी। तो पी वर्सेज पी, अब मैं क्या करता हूँ, एक में ही सारे ग्राफ बना देता हूँ, एक एक ही ग्राफ में सारे प्रोसेस ले लेता हूँ। तो पी वर्सेज पी ग्राफ है। नाउ देखो, अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो क्या कांस्टेंट होगा? अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्शन नहीं बना रहा अभी, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि कैसे रहेगा। तो पी वर्सेज टी ग्राफ ऐसा होगा ना, अगर आइसोबारिक है तो। ठीक है, डायरेक्शन अपने हिसाब से देख लेना बाद में। डायरेक्शन ऑब्वियसली दोनों डायरेक्शन जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, हाँ। तो पी वर्सेज टी ग्राफ ऐसे होगा। आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसा रहेगा। ठीक है, व्हाट अबाउट आइसोकोरिक? आइसोकोरिक में क्या रहेगा? आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा ना। ये P इज इक्वल टू सब K इंटू टी। तो कैसा ग्राफ हुआ, स्ट्रेट लाइन हुआ ना। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ आएगा, और स्ट्रेट लाइन के पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप से है ना। तो मतलब ये वाला। ओके, तो मतलब ओरिजिन पे कट करेगा, और अगर उसके बढ़ाएंगे तो ये होगा आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट। व्हाट अबाउट एडियाबैटिक? एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रहेगा यार? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन था? P रेज टू गामा, याद है? P रेज टू 1 माइनस गामा इज कांस्टेंट, यही था ना। तो ये अपने पास रिलेशन होगा ऐसा। ठीक है, या फिर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा।
तो ऑब्वियसली ये कर्व टाइप का ही आएगा, क्योंकि टी की पावर में हमारे पास गामा की कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेज टू समथिंग, है ना। तो 1/t रेज टू समथिंग आएगा, एंड इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में तो यार कर्व ही आने वाला। ओके, तो ये पी वर्सेस टी ग्राफ हो गए अलग अलग प्रोसेस के लिए। स्ट्रेट लाइन जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस का स्ट्रेट लाइन है, आइसोबारिक प्रोसेस का स्ट्रेट लाइन है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का स्ट्रेट लाइन है। तीनों का स्ट्रेट लाइन है, बट वो स्ट्रेट लाइन कैसे है, आइसोबारिक प्रोसेस का जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया, आइसोथर्मल का पैरेलल टू वाई एक्सेस हो गया, एंड आइसोकोरिक का एट 45 डिग्री हो गया इस तरह से। अच्छा, मतलब नॉट 45 डिग्री, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। आइसोकोरिक का पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये टी वर्सेस टी ग्राफ है, एंड एडियाबेटिक का तो कर्व रहेगा। डायरेक्शन हमने नहीं बनाई, डायरेक्शन ऑब्वियसली बना सकते हर केस में तुम, ठीक है। डायरेक्शन मैंने किसी में भी नहीं बनाई है, हर केस में तुम डायरेक्शन दिखा सकते हो, दो डायरेक्शन आएंगे हर केस। सर लास्ट ब्लू लाइन क्या है, लास्ट ब्लू लाइन किधर है भाई। लास्ट ब्लू लाइन कहाँ है, ये तो हमने राइट हैंड साइड में अलग अलग प्रोसेस पे वो लिखा है, फॉर्मूला वगैरह लिखा है, उससे ग्राफ बनाए। ये जो है ये p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा है, दिस इज गामा अपॉन 1 माइनस गामा। चले आगे। यहाँ पर हमने एडियाबेटिक का मतलब एकदम शेप नहीं बताया, हम जस्ट ये बता रहे हैं कर्व आएगा, ठीक है। शेप वो कैसे भी हो सकता है, इसके हिसाब से जो है अलग अलग गामा के लिए अलग अलग शेप आएगा, ठीक है। बट कर्व जरूर आएगा। आगे चले। मतलब तुम अगर यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो अलग अलग प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक में। अगर हमारे पास एडियाबेटिक अगर मोनो एटॉमिक गैस है,
तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या होता है? मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या बताया? 5/3 बताया था ना। तो P is directly proportional to 1/T⁵ ठीक है। अब गामा अपॉन 1 माइनस गामा क्या हो गया? गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो 5/3 को किससे डिवाइड करेंगे? गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, तो इससे डिवाइड होगा तो क्या है ये? मोनोएटॉमिक गैस के लिए P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? -2/3 एंड ये -2/3 हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1/T⁵ ये हम बोल सकते हैं P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ ये आया। ठीक। सो P⁵ मतलब तो कैसा आ गया प्रोसेस पे? तो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, बट किस किस टाइप से हुए? ⁵/2 टाइप से। तो कैसा ग्राफ आएगा ये? प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाया T⁵ नहीं सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो कुछ इस टाइप से शायद ग्राफ बन रहा होगा कुछ। ठीक है, कर्वी टाइप ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा। पैराबोला टाइप से हो गया होगा, क्योंकि पैराबोला में यहाँ पर क्या होता है? रेज़ टू 2 होता है, ये रेज़ टू 2.5 होगी। तो मोनोएटॉमिक के लिए ऐसे होगा। अगर हम डायएटॉमिक गैस देखेंगे तो और थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायएटॉमिक गैस में ये अलग रहेगा। ठीक है, अगर हमने डायएटॉमिक गैस लिया, सो देख लो, कॉपी करना है तो कर सकते हो, यू कैन कॉपी दिस, बट जनरली कोई पूछता नहीं है एडियाबैटिक का ग्राफ। ठीक है, एडियाबैटिक में P वर्सेस T ग्राफ वगैरह कोई पूछता नहीं है। ये तो जस्ट हम बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे बन सकता है। कर्व जरूर आएगा, बट वो कर्व का शेप कैसा होगा वो अलग अलग टाइप की गैस के लिए अलग अलग होगा। मोनोएटॉमिक के लिए अलग होगा, डाई के लिए अलग होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डायएटॉमिक का ट्राई करें तो डायएटॉमिक में गामा क्या है? डायएटॉमिक में गामा है 7/5। सो P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1T⁵ गामा, मतलब 7/5 अपॉन 1 माइनस गामा। तो ये क्या आया? तो P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T⁵ 7/2 -7/2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं P is डायरेक्टली टू T⁵ 7/2। ओके, सो अब मतलब सॉरी, टेम्परेचर रेशियो क्या आ गया? 7/2 आ गया, तो पावर में 3.5 चला गया। लास्ट टाइम पावर में क्या था? 2.5 था, भाई 3.5 है। ठीक है, तो ग्राफ मतलब वही, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बट यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज्यादा वैल्यू से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो शायद और थोड़ा सा स्टीप ग्राफ आ रहा है। तो पैराबोला टाइप के ग्राफ बन रहे होंगे, थोड़े से डिफरेंट टाइप के कुछ आ रहे होंगे। ठीक है, कर्व आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो ऐसा रहेगा। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा कर्व ही आएगा। क्लियर है? अभी पॉलीएटॉमिक का नहीं बनाया ना, चलेगा ना? पता चल गया ना, हर केस में कर्व आएगा, चाहे मोनोएटॉमिक लो, डायएटॉमिक लो, कोई भी लो। यस रिया, मतलब काइंड टाइप ऑफ पैराबोला हो गया, या कर्व बोल दो, है ना? कर्व बोल दो कि एडियाबैटिक के केस में कर्व आए, है ना? वो कर्व का शेप कैसा भी हो सकता है, जैसे मोनोएटॉमिक के लिए वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ क्या हो गया? मोनोएटॉमिक गैस के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2.5, है ना? डायटोमिक गैस के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 7/2 मतलब 3.5। हाँ, पॉलीएटॉमिक के लिए आई थिंक और भी स्टीपर हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक में क्या होता है? ये होता है 4/3 ना। तो 4/3 एंड दिस इज 4/3, दिस इज 1 - 4/3। यस, तो वहां पर T⁵ 4 आ जाएगा।
ओके, पॉलीएटॉमिक में T4 आ जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो एडियाबैटिक के लिए मतलब अपने पास कर्व ही आने वाला है, कर्व का शेप ऑब्वियसली मतलब इंक्रीजिंग होगा, वैसे मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप से लिख दिया था, बट इंक्रीजिंग ही है। चलो करेक्ट कर लो अगर ज्यादा हुआ है तो। ठीक है, सो ये एडियाबैटिक के लिए कर्व आएगा मतलब ऐसे। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, हमेशा कर्व आएगा। यस रिया, पी वर्सेस टी ग्राफ में ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा एडियाबैटिक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है ना। ग्राफ क्या वो मतलब जनरली पी वर्सेस वी का ही बहुत बताते हैं ना। ग्राफ जो है मतलब अगर एडियाबैटिक का बोलेंगे तो पी वर्सेस वी का ही एडियाबैटिक का ग्राफ बोलते हैं, बाकी पी वर्सेस टी या वी वर्सेस टी का नहीं बोलते। ओके, जनरली पी वर्सेस वी का ही बोला जाता है। और अगर पी वर्सेस टी का भी बोला तो पी वर्सेस टी में वो इन तीनों प्रोसेस के बारे में बोलेंगे, इन तीनों प्रोसेस का ग्राफ बोलेंगे जनरली, ये वाला ग्राफ जनरली नहीं बोलेंगे। चले आगे। हो गया ना। ओके, नाउ अब ले लेते हैं वी वर्सेस टी। तो वी वर्सेस टी में कैसा होगा यार। अब यहाँ पर देखो, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है आइसोकोरिक में। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसा ही ग्राफ आएगा ना। ठीक है, इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो लास्ट टाइम की तरह देखो, आइसोबारिक का भी हम बता देते थे, लास्ट टाइम हमने आइसोकोरिक का जैसे बताया वैसा आइसोबारिक का हो जाएगा। आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हुआ कि नहीं हुआ, ये V इज इक्वल टू KT। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन टाइप। ओके, आगे बढ़ाएंगे तो ओरिजिन से पास करेगा ही। तो ये हो गया हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट अबाउट एडियाबैटिक, तो ऑब्वियसली एडियाबैटिक का यहाँ पर भी कर्व आता है, तो एडियाबैटिक का कर्व होगा, बट वो कैसा कर्व होगा वो भी देख लेते हैं।
तो क्या था एक्सप्रेशन? C इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था ना? ठीक है, सो वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या वी रेस टू, मतलब सॉरी, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेस टू गामा माइनस वन। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा ये, तो ये जो गामा की, सॉरी, दिस इज 1/1 गामा माइनस वन आएगा पावर में। ठीक है, तो पावर में ही आ गया। हाँ, सो कैसा ग्राफ होगा ये? ये टी रेस टू जो पावर है वन से छोटी होगी। आएगा तो करो, है ना, बट वो करो कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? ये है तो इनवर्सली, है ना, ये वैल्यू जो है क्या आएगी? ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट पॉजिटिव होने के साथ में, एक मिनट देख लेते हैं, चलो। मान लो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, सो मोनो एटॉमिक गैस अगर है तो गामा हो गया कितना, बाय 3। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेस टू 1 गामा माइनस, मतलब ये पावर में आएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेस टू, कितना हो गया ये वाला पार्ट जो है ये हो गया 2/3 ना, ये वाला पार्ट हो गया 2/3, मतलब 3/2 आ गई ना यार, ग्रेटर देन वन ही आ रही है। ठीक है, तो ग्रेटर देन वन आ रही है तो फिर तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ही होगा। ग्रेटर देन वन वैल्यू आ रहा है फिर तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ही आएगा। सो ये एडियाबैटिक ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कर्व होगा और वो कर्व डिक्रीजिंग ही होगा। डायटोमिक, सॉरी, मोनोएटोमिक का ये हो गया। ठीक है, बराबर ही है ना। V is directly proportional to 1/t raised to upon gamma minus 1, 1/gamma, gamma is 5/3, माइनस वन किया तो ये आ गया नीचे 2/3, 2/3 आया तो ये 3/2 हो गया, सही है। ओके, सो डिक्रीजिंग ग्राफ ही आएगा। शेप ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, वो गैस के हिसाब से है। अगर मोनोएटोमिक लेंगे तो पावर में 3/2 आ रहा है, और हमने डाई लिया देन डायटोमिक लिया तो गामा है अपने पास 7/5, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t रेज टू 1/gamma-1, दैट इज 7/5 - 1। तो पावर क्या हो गई, 1/t, देखो ये हो गया 2/5 है ना, 2/5 हो गया तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 5/2, तो t रेज टू 5/, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है, डिक्रीज ही होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिक्रीजिंग ग्राफ ही आएगा। ओके, सो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसका हमेशा कर्व ही आएगा, चाहे कोई भी ग्राफ ले लो, P वर्सेज V ले लो, P वर्सेज T ले लो,
या बी वर्सेज सी ले लो, तीनों केस में एडियाबेटिक जो है कर्व है। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में, सॉरी, पी वर्सेज टी जब हमने लिया था तो पी वर्सेज टी में ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया था, बट वी वर्सेज टी में ग्राफ डिक्रीजिंग ही है। ठीक है, वैसे मैंने बताया एडियाबेटिक प्रोसेस का जनरली कोई ग्राफ पूछेगा नहीं, पी वर्सेज टी और वी वर्सेज टी वाला। हो गया सबका? हाँ, फिर से वाईफाई चला गया था, तो आगे चले। पहले जो बनाए थे ग्राफ रफ हो गए, किसी ने अगर ड्रॉ कर लिया तो सेंड कर दो, अगर किसी ने नहीं किया तो उनके लिए। चले आगे। आवाज आ रही है ना? आवाज। ठीक है, तो आगे चलते हैं नाउ। तो हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ ले लिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वर्क डन एज वर्क डन फ्रॉम पी वर्सेज वी ग्राफ। तो याद रखना, अगर हमें पी वर्सेज वी ग्राफ दिया है तो उस पी वर्सेज वी ग्राफ से वर्क निकाला जा सकता है। ओके, तो कैसे निकाला जा सकता है? तो जो एरिया होता है, वो एरिया जो है वही याद रखना वर्क हो। ये जो एरिया है, जितना भी एरिया है, ये वर्क हो जाए। ओके, तो वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन पी वर्सेज वी ग्राफ। तो पी वर्सेज वी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व जो है वो क्या होगा? वर्क डन होगा। ऑब्वियसली साइन तो तुम्हें पता ही है, साइन क्या हो गया, मतलब एरिया जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया बेसिकली, है ना? वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? एरिया अंडर द कर्व। ओके, वर्क का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? एरिया अंडर द कर्व। अब वो साइन कैसे लोगे? तो साइन तो यार हम किस हिसाब से देखेंगे कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है ना? पॉजिटिव ले लेंगे किसके लिए? फॉर कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन वाला ग्राफ है तो पॉजिटिव ले लें, एंड एक्सपेंशन वाला है तो नेगेटिव। ये तो हमने बताया तुम्हें साइन कन्वेंशन।
गया सबका? ठीक है, नाउ अच्छा, हम यहाँ पर अभी देखो हमें एरिया से पता चल सकता है वर्क, है ना? तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क। तो कंपैरिजन बिटवीन वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का वर्क जो है हम कंपेयर करेंगे। तो पहले एक्सपेंशन के केस में कंपेयर करते हैं, एक्सपेंशन में किस में वर्क ज्यादा आता है। ठीक है, सो पी वर्सेज बी, हमारे पास ये रिवर्सिबल का ग्राफ होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है ये क्या हो गया? ये हो गया डब्लू रिवर्स। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज पी आई एंड दिस इज पी एफ। ठीक है, सो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, पी आई पी एफ, ये हम बोल सकते हैं पी वन और पी टू। पी वन से पी टू प्रेशर हुआ। सो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट दोनों प्रोसेस में हम सेम ले रहे हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों में। लेकिन एक में हम रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, एक में इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का हम ग्राफ नहीं बना सकते, है ना? बट हमें इरिवर्सिबल का डब्लू तो पता है ना यार। इरिवर्सिबल का डब्लू क्या होता है? इरिवर्सिबल का डब्लू क्या होता है बताओ? इट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, यही होता है ना? होता ही नहीं होता? दिस इज वी वन, दिस इज वी टू। ठीक है, सो ये इनिशियल हमने क्या बताया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बता सकते हैं। ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होगी। दिस इज वी वन, दिस इज वी टू एंड दिस इज पी वन, दिस इज पी टू। ठीक है, सो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हम बता सकते हैं। अब देखो व्हाट इज दिस, ये कितना एरिया है? पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन कितना एरिया है? हमें पता है कि पी एक्सटर्नल जो है फाइनल प्रेशर के इक्वली होता है। इरिवर्सिबल होता ही नहीं होता। जनरली क्या होता है, फाइनल प्रेशर ही होता है ना। तो पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन, ये हमारे पास डब्ल्यू इरिवर्सिबल। नाउ ये कौन सा एरिया है? पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन कौन सा एरिया है यार? एक तरह से देखो ये एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया है। पी टू इंटू वी टू माइनस वी वन जो है ना, वो एक रेक्टेंगल का एरिया है। वो रेक्टेंगल कौन सा है पता है? वो रेक्टेंगल ये वाला है। देखो ध्यान से देखो, पी टू, दिस इज पी टू एंड वी टू माइनस वी वन इज नथिंग बट दिस, है कि नहीं? ध्यान से देखो, आया कि नहीं आया?
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी ना, ठीक है। तो एक साइड अपने पास V2 हो गई, दूसरी साइड क्या हो गई, V2 माइनस V1 हो गई। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही दिखा सकते, तो हमने दिखाया। नाउ वर्क क्या है, वर्क इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। और हमें पता है पी एक्सटर्नल जो है वो क्या होता है, फाइनल प्रेशर के इक्वल होता है इरिवर्सिबल में। तो पी एक्सटर्नल को हमने P2 लिख दिया। अब देखो P2 इंटू V2 माइनस V1 एक हमें एरिया मिल रहा है एक तरह से। कौन सा एरिया है ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, जिसमें L मान लो ये हो गया, एंड B जो है वो V2 माइनस V1 हो गया। ठीक है। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का कितना है, दिस इज नथिंग बट V2 माइनस V1। ओके। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया पूरा। तो V2 माइनस V1 कितना पार्ट है, इतना ही पार्ट है ना। तो दिस इज V2 माइनस V1 एंड दिस इज नथिंग बट P2। ओके। तो क्या आ गया ये इसका एरिया आ गया। ठीक है। तो ये W कौन सा है, इरिवर्सिबल है। तो कौन सा वर्क ज्यादा है बताओ, एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा आया कि इरिवर्सिबल का आया, रिवर्सिबल का वर्क ज्यादा है। ओके। तो एक्सपेंशन के केस में W रिवर्सिबल is greater than W is reversible in the case of expansion. अभी कंप्रेशन का देखते हैं, पहले ये लिख लो फटाफट। रिया, इरिवर्सिबल का वर्क क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 है ना। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें पता है कि पी एक्सटर्नल इज नथिंग बट फाइनल प्रेशर, या P2। ठीक है। तो पी एक्सटर्नल की जगह P2 लिख दिया, एंड इंटू V2 माइनस V1। नाउ व्हाट इज P2 इंटू V2 माइनस V1, इट इज रेक्टेंगल का एरिया जिसका एक साइड P2 है और दूसरा साइड V2 माइनस V1 है। ठीक है। और वो रेक्टेंगल कौन सा हुआ, यही हुआ ना, देखो P2 तो ये हो गया एंड V2 माइनस V1 ये हो गया। ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया किसका एरिया है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम दोनों वर्क डन को कंपेयर अगर करेंगे, मतलब दोनों एरिया को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो कौन सा एरिया ज्यादा आया, रिवर्सिबल का एरिया ज्यादा आया। मीन एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क होता है, इरिवर्सिबल में कम। हो गया सबका। रिया, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का तो तुम्हें पता है ना, रिवर्सिबल में तो अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो अंदर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना, हमेशा याद है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम बाहर का प्रेशर जो है चेंज करते रहते हैं, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेते हैं कंप्रेशन। तो
नाउ कंप्रेशन में देखो, V वर्सेज V ग्राफ हमने बनाया, ग्राफ ऐसा ही बनता है। तो ठीक है, आज थर्मल का ग्राफ यही होता है ना। तो अब देखो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया रिवर्सिबल। ठीक है, दिस इज P2, ये फाइनल प्रेशर है अभी। दिस इज P1, दिस इज V1, दिस इज V। ठीक है, ये हमारे पास है रिवर्सिबल वाला। नाउ इरिवर्सिबल में हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं ना, तो इरिवर्सिबल का कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, जस्ट हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ड्रॉ करेंगे। सो इनिशियल पॉइंट ये है एंड फाइनल पॉइंट ये है। so this is P2, this is P1, this is V2, this is V1, and obviously this is graph of irreversible। लेकिन हमें पता है कि irreversible का जो W है, इट इज माइनस P external into V2 minus V1, that is nothing but minus P2, obviously P external is final pressure के इक्वल into V2 minus V। फिर से देखो ये रेक्टेंगल का ये एरिया है, तो रेक्टेंगल का एक साइड जो है P2 होना चाहिए और दूसरा साइड V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली जो बड़ा है उसकी बात करेंगे। तो एक साइड P2, ठीक है, एक साइड P2 एंड दूसरी साइड V2 माइनस V1। व्हाट इज V2 माइनस V1? V2 माइनस V1 इतना ही होगा ना। ओके, तो ये जो एरिया है, ये कौन सा आया? ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। दिस इज नथिंग बट P2, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट V1 माइनस V। तो P2 इंटू V1 माइनस V2। ओके, तो ये पूरा एरिया जो है ये क्या हो गया, वर्क हो गया। एंड कौन सा वर्क है? ऑब्वियसली इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क। तो अभी कौन सा बढ़ आ रहा है, कौन सा वर्क ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल ज्यादा है। ठीक है, सो कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल में ज्यादा वर्क होगा और एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क। ओके, तो ये याद रख लेना, एक्सपेंशन में वर्क जो है ग्रेटर होता है इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देख सकते हो साफ साफ, देखो ये एक्सपेंशन हम दिखा रहे हैं, तो एक्सपेंशन में रिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क। एंड कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस में ज्यादा वर्क।
चले आगे। नाउ नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस जो है ये क्या होता है देखो, तो इसमें सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट पर आ जाता है, तो सिस्टम रिटर्न्स बैक टू इनिशियल स्टेट आफ्टर सेवरल प्रोसेस। तो अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट पर आ जाए कुछ प्रोसेस करने के बाद में, तो वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे देखो, मान लो पहले ऐसे हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ, ठीक है। तो सिस्टम अगर वापस इनिशियल स्टेट पर आ जाता है तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। ओके, 3-4 प्रोसेस के बाद अगर इनिशियल स्टेट पर आ जाता है तो साइक्लिक प्रोसेस।
हो गया सबका? अच्छा यहीं पर हम देखो क्या है, एक और चीज देख लेते हैं इसमें में। हमने क्या बोला कि सिस्टम वापस इनिशियल स्टेट पर आ जाता है ना, जैसे इधर आ गया है। तो अब इनिशियल स्टेट पर अगर आ गया तो स्टेट चेंज नहीं हुई ना। इनिशियल स्टेट पर आ गया मतलब स्टेट चेंज नहीं हुई। तो जो वैल्यू ऑफ या चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो जीरो रहेगा। जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें चेंज क्या रहेगा? जीरो। जैसे अभी तक हम जो स्टेट फंक्शन वैल्यू लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा मतलब एच और यू लिए ना, तो इनिशियल स्टेट पर ही आ गया मतलब स्टेट चेंज ही नहीं हुई। तो डेल्टा यू जो है वो जीरो होगा एंड डेल्टा एच जो है वो भी जीरो होगा, क्योंकि स्टेट तो चेंज ही नहीं हुई ना। तो जितने भी स्टेट फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो तो स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं ना। तो अगर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन जो भी है उनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि स्टेट तो चेंज ही नहीं हुई। तो इसी रीजन की वजह से डेल्टा यू एंड डेल्टा एच क्या होंगे? जीरो होंगे। ओके। सो ओवरऑल प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस जो है उसके लिए डेल्टा यू एंड डेल्टा एच की वैल्यू जीरो रहती है। ठीक है। इसके अलावा Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है ना। डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। अब इसमें क्या जीरो है यार? इसमें डेल्टा यू जीरो है, मतलब Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डब्ल्यू आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? हो गया सबका? नाउ साइक्लिक प्रोसेस जो है उसका वर्क निकाल सकते हैं ग्राफ से। देखो तो वर्क ऑफ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम P वर्सेज V ग्राफ। तो याद रखना इट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल। कितना एरिया जो है एनक्लोज किया साइकिल ने वो वर्क होगा। जैसे P वर्सेज V है एंड मान लो हमारे पास ऐसा है मान, ठीक है, ऐसा एक साइकिल है A B
एंड सी, ऐसा ही साइकिल। ठीक है, ये मान लो बी नॉट है, ये मान लो सी बी नॉट है, ये मान लो टू पी नॉट एंड ये मान लो पी नॉट। ठीक है, तो इसका वर्क जो है वो क्या होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसका साइन, साइन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो याद रखना साइन में अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क लेना, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल। तो क्या आएगा वर्क यहाँ पर, एरिया कितना आया, देखो ट्राइंगल है ना, कैसा है, ट्राइंगल है कि नहीं है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। सो व्हाट इज बेस, बेस कितना है, बेस अपने पास कितना है, वी नॉट से 3v0, कितना बेस हुआ, 3v0 माइनस v0, इतने बेस हो गया। इसके अलावा हाइट कितना है उसका, हाइट इज 2p0 माइनस p0, तो कितना आ गया, इट इज हाफ इंटू 2v0 इंटू p0, मतलब p0 v0। सो अपने पास जो एरिया है वो आ गया p0 v0। तो अच्छा, तो इस प्रोसेस में भी क्या है, डेल्टा यू एंड डेल्टा एक्स तो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसके अलावा डब्ल्यू मैंने क्या बताया, डब्ल्यू बताया एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल, तो साइकिल का एरिया कितना, इतना ही आया ना। इसके अलावा क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन लेते हैं, तो हमने जो बनवाया है वो कैसा है, क्लॉकवाइज ही है ना यार, ऐसे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क होना चाहिए, तो अपने पास वर्क आ गया माइनस p0 v। इसके अलावा क्यू क्या होता है, अगर तुम्हें क्यू निकालना है तो क्यू इज नथिंग बट माइनस डब्ल्यू, मतलब ये हो जाएगा p0 v। ओके, क्लियर है सभी को। सर 2p0 एंड 3v0 कैसे आया, अरे ये हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लिया, ये वाला जो है ना एग्जांपल, ये एक तरह से, ठीक है, कोई प्रोसेस का एग्जांपल ले लिया। मतलब ऐसा अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू डेल्टा एच क्या होगा वो बताए। ठीक है, ऐसे कोई मतलब एक एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन है। यस रिया, जो ब्लू में लिखा है वो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क का साइन क्या होगा वो लिखा है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें वर्क का साइन क्या लिया जाएगा वो हमने ब्लू वाले पार्ट में लिखा है।
मतलब वर्क तो हो गया एरिया एनक्लोज्ड बाय साइकिल, बट वो पॉजिटिव वर्क लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो वो देखो कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क हो गया, नेगेटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है, तो हो गया ना सबका। तो लेक्चर फिर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो जो आज क्लास में कराया है वो फिर से पढ़ लो। एंड फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में जो हमने होमवर्क दिया हुआ था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में। मतलब लास्ट आउट लेक्चर जो हमने लिया था बिफोर एमटी, उसमें डिस्कस कर लिया था वो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए हैं। ठीक है, एमटी का पेपर कल डिस्कस करेंगे, 11 बजे का, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लेक्चर एंड करते हैं।